हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एलटी ग्रेड का जो पेपर हुआ था 21 दिसंबर 2025 को। ये वाला पेपर था जो कि कॉमर्स वालों का था, जिनका मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स। उनका पेपर हुआ था 21 दिसंबर 2025 को। तो अगर मैं बता दूं, इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो जनरल पेपर था वो मैंने अपना सॉल्यूशन करवाया है, जो कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में डाला है। बट फिर भी हम फिर से इसको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे इस पेपर को। और पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। ज़रूरी नहीं है कि ये एलटी ग्रेड में ही आएंगे, ये आपके पीजीटी, टीजीटी और यूजीसी नेट में भी हेल्प करेंगे कॉमर्स वालों को। अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूं, जो कि भाग 1 है, जिसमें क्या है जीएस जो पार्ट है वो कंप्लीट कराएंगे, जो कि 30 मार्क्स का है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ वही क्वेश्चन आए, लेकिन उसके जो ऑप्शंस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब जो ऑप्शन में दे रखा है, हो सकता है उसका क्वेश्चन बना के डाल दिया जाए। तो हमें ये सारे क्वेश्चंस जान लेने हैं, जो कि मैं सॉल्व करवाऊंगी सारे क्वेश्चंस वन बाय वन। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ये पेपर है कॉमर्स वालों का, जो कि 21 दिसंबर 2025 को हुआ था। एलटी ग्रेड का पेपर है, जो कि 2 भागों में दिया गया है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में सामान्य अध्ययन मीन्स जीएस दे रखी है, जो कि 30 नंबर की है। और भाग 2 में दे रखा है वाणिज्य मीन्स कॉमर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, यानी कि कॉमर्स के जो क्वेश्चन हैं टोटल वो रहेंगे आपके 120, और 30 हैं सामान्य अध्ययन मीन्स जीएस। तो सबसे पहले हम जो जीएस के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जान लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कि जीएस के अंदर है, पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन, जो कि है महिला खो खो विश्व कप में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो इसका आंसर जो है पहले से ही लगा हुआ है, क्योंकि ये हमने एक बार पहले सॉल्व किया हुआ है, अपने शॉर्ट्स में वीडियो डाली हुई है। तो इसका जो आंसर होगा वो प्रथम होगा, मीन्स डी इसका आंसर होगा पहले का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो इसका आंसर होगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि मैंने अपनी क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया है, जो कि पॉलिटी की मेरी क्लास है, उसमें मैंने संविधान सभा के बारे में सारी चीज़ें वन बाय वन सीरीज़ वाइज सारी चीज़ें मैंने आपको फैक्ट वाइज समझाई हैं, डेट सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप मेरी क्लास ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल क्या है। तो इसका आंसर होगा 120 दिन, जो कि उत्तर है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि फोर्थ है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने खेती की भूमि की नाप कराई। तो इसका आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। राइट, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जो कि इसका अगर आंसर कहूँ तो ये सारी क्वेश्चन दे रखी है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर है बी होगा, जो कि 5 है। ठीक है, जो आंसर है इसका 5 है। अब 6th क्वेश्चन है हमारा, जो कि है जंप प्लाज्म क्या है। तो इसका आंसर होगा डी, आनुवांशिक सामग्री। इस पे ध्यान मत दीजिएगा, जो पहले से टिक लगे हुए हैं, ये इसका आंसर है डी। 7th, निम्नलिखित में से किसकी जीवनी विलियम वेडरवन ने लिखी थी, जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसका आंसर दूं तो इसका आंसर होगा एओ ह्यूम, बी। नेक्स्ट 8वां हमारा क्वेश्चन है, उसमें कि प्रश्न पूछा गया है, नाबार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। दूसरा है, यह कृषि के संबंध में आरबीआई द्वारा पूर्व में किए गए समस्त कार्य करता है। तो जो इसका आंसर होगा बी होगा, मतलब कि ये जो दोनों ही कथन हैं वो सही हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। तो 9th जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपका कि जो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान स्थित है वो कहाँ पर है। तो जो इसका आंसर होगा वो सी, कोची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ऑपरेशन सिंदूर किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? तो जो इसका आंसर है वो होगा आपका 7 मई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है कि इनमें से कौन कौन से जो सेंटेंस जो दे रखे हैं ऑप्शन सही हैं, राइट। तो जो इसका आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि इसके जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही क्या हैं, प्रभाव हैं किसके, ताप वृद्धि के, जो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं। पहला है समुद्र जल स्तर का बढ़ना, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, केवल 1, 2 और 3। 12th क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा, अगर इसका उत्तर देखें तो इसका उत्तर अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको गलत नहीं बताऊंगी। एक बार आप देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने ये अभी किया नहीं है, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। 13th क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचांक में क्या सम्मिलित नहीं है? तो अगर हम इसके अंदर देखें तो इसका आंसर होगा नेशनल इनकम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है? तो इसका आंसर होगा बुध, मरकरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th, जिसमें पूछा गया है भारत का बजट 2025-26 किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? तो जो इसका आंसर है वो है 31 जनवरी 2025। क्या है इसका आंसर, 31 जनवरी 2025, डी इसका आंसर होगा। 16th क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जिसमें भारी अघुलनशील पदार्थ तल पर बैठ जाते हैं क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, अवसादन, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सेडिमेंटेशन। 17th क्वेश्चन है, उत्तरकालीन मुगल बादशाह का सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो इसका उत्तर होगा ए, 1, 2, 3, 4 सारे ही ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के पीएच के मान का मापन इंगित करता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, बॉम्बे सक्रिय अम्लता। मौलिक अधिकार 19 क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो इसका आंसर होगा सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 20th का क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? तो इसका जो आंसर है वो होगा सी, 125%। सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर आएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामान्य रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने तथा सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ए, आर्टिकल 340। नेक्स्ट है जो कि हमारा 22वां क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग के लिए दिया गया है कि मैच करना है आपको। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी होगा, ए का होगा जो प्रेयरीज हैं उसका जो रिलेशन होगा वो किससे होगा, प्रेयरीज कहाँ मिलती हैं? तो वो मिलती हैं मध्य एशिया में, स्टेपीज यूएसए में, वेल्ड मिलती हैं आपकी ब्राज़ील में, कंपास किस में मिलती हैं, दक्षिणी अफ्रीका में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर बी होगा। इसको देख लीजिएगा एक बार। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर होगा बी, राजस्थान। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब अधिसूचित किया गया? तो इसका आंसर होगा ए, 2009। 25वां क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका आंसर होगा आपका लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना। इसका आंसर क्या होगा, ए। अब देख लेते हैं हम 26वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः
100 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की लंबाई है। तो अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो बी होगा 200 मीटर। अगर हम इसे सॉल्व करने लग जाएं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, इसीलिए मैं आप इसे सॉल्व करके देख लेना, इसका आंसर यही आएगा 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां है, जब बर्फ़ पानी में बदलती है तो इसमें क्या मतलब जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ए, ऊष्मा अवशोषित होती है। भारत के प्रायद्वीपीय 28वां क्वेश्चन है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका अनामुड़ी। 28 का आंसर होगा सी। प्रसार शिक्षा है 29वां क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा है तो इसका आंसर होगा अनौपचारिक शिक्षा, सी इसका आंसर होगा। 30वां क्वेश्चन है, निम्न का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका बी 3 2 1 4। पहले आएगा 3 राम मोहन रॉय, फिर आएगा देवेंद्र नाथ टैगोर, फिर आएगा केशव चंद्र सेन, लास्ट में आएंगे स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर होगा बी। अब हमारा जो जीएस का पार्ट था वो 30 के 30 कंप्लीट क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है कॉमर्स का। अगर हिंदी में मैं कहूँ तो वाणिज्य का। तो इसके क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे, क्योंकि जो मेरी लैंग्वेज है एग्जामिनेशन देने की वो इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश में ही प्रेफर करूँगी। और वैसे भी जो मेजॉरिटी होती है कॉमर्स वालों की वो इंग्लिश में ही होती है, तो मैं इंग्लिश में ही इसे सॉल्व करवाऊँगी। तो जो 21वां क्वेश्चन है हमारा वो है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन। तो एजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। तो पहला दे रखा है, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड देयर इज, और इसमें रीज़न दे रखा है, ये डिमांड कर्व से रिलेटेड है, अगर आपने डिमांड कर्व को पढ़ा होगा। डिमांड कर्व स्लोप के बारे में मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर रखा है कि डिमांड स्लोप कब होता है या डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है डिमांड कर्व। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं, आप देखना चाहो तो मेरे वीडियोस देख सकते हो। सारे मेरे एजुकेशन के ऊपर ही हैं सारे वीडियोस, कुछ हैं जीएस से रिलेटेड और बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स सारे कवर करवाए हैं मैंने। अभी छोटे छोटे टॉपिक्स करवाए हैं, बट अगर आप कमेंट करोगे तो मैं जो जो टॉपिक आप करवाना चाहते हो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि पहला जो हमारा 31वां क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें एजर्शन दिया गया है और रीज़न दिया गया है। अब हमें देखना है कि क्या इसका सही है ऑप्शन। तो इसमें दे रखा है, देयर इज़ इन्वर्स, जो रीज़न है, देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो जो इसका आंसर होगा वो बी होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। क्योंकि मैंने बताया था आपको जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है, बिकॉज जो डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। कैसा होता है? इन्वर्स। क्योंकि जब हमारी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस घट जाते हैं, और डिमांड बढ़ती है तो प्राइस घट जाते हैं, और प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड घट जाती है। तो इन्वर्स रिलेशन होता है बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, दैट्स वाई दे हैव इन्वर्स रिलेशनशिप। तो क्या होता है, डिमांड कब आपका स्लोप करता है डाउनवर्ड। तो दोनों ही इसके सही होंगे, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच लिस्ट, मैच करना है हमें। तो इसका दे रखा है प्लेस, तो इसका सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। इसे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ए का 3, प्लेस का होगा वेयर हाउस, प्रमोशन का होगा पब्लिसिटी। क्योंकि देखो प्लेस क्या होता है, कहीं भी हम कोई चीज़ रखते हैं तो प्लेस कोई क्या होगी, वेयर हाउस होगा। अगर मैं बिजनेस स्टडीज़ और कॉमर्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रमोशन किस लिए कराते हैं हम, पब्लिसिटी के लिए करवाते हैं। अगर हम प्राइस देखें तो क्या है, प्राइस का है हमारा 4th। वेरियस डिस्काउंट, प्राइस किससे रिलेटेड है, वेरियस डिस्काउंट्स किस में होते हैं, प्राइस में ही तो होते हैं। डी हमारा ऑप्शन है, डी के अंदर है डी का 4th, डी का 2nd, रिपेयर्स एंड सपोर्ट। प्रोडक्ट क्या करता है, रिपेयर करता है और सपोर्ट करता है। 33 क्वेश्चन, मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक बिलो विच इट कैन नॉट लैंड एक्सेप्ट इन केसेस अलाउड बाय आरबीआई इज नोन एज। तो इसका आंसर होगा बेस रेट। अगर आपने आरबीआई को ठीक से पढ़ा है तो आप इसका आंसर इजीली दे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी हु शेयर
profits in the ratio 3:2, admit C to give him 1/3 share in profit. The new profit sharing ratio will be, तो इसमें पूछा गया इसका क्या होगा न्यू शेयर, तो इसका आंसर होगा 6:4:5। अगर मैं कहूँ जब ये पूरा जो हमारा क्वेश्चन है रिलेटेड है पार्टनरशिप से, अगर आपने पार्टनरशिप के क्वेश्चंस ठीक से लगाए हुए हैं तो आप इजीली कर दोगे। इसकी कंडीशंस होती हैं, जब भी कोई नया पार्टनर होता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग जो ओल्ड शेयर्स होते हैं उनमें से कुछ रेशो नए पार्टनर्स को भी देते हैं। तो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट होता है सबके बीच। फिर उसके बाद बनता है हमारा ये जो शेयर है 1/3 क्या हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। जो इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बनेगा हमारा न्यू प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, जो कि 35th है, द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग द डिफ्लेशन। तो क्या रहती है, जब डिफ्लेशन होता है हमारी वैल्यू क्या रह जाती है मनी की, डिक्रीज हो जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, इसका आंसर होगा 36। हायर द प्राइस ऑफ सर्टेन लग्जरियस आर्टिकल्स हायर विल बी द डिमांड, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। जब क्या होता है, जब हायर प्राइस हो और इसकी डिमांड भी हाई हो, जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा वेवलिन इफेक्ट। गिफिन इफेक्ट्स तो वो होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। वेलविन कौन से होते हैं, लग्जरी, हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हम जिन्हें खरीदते हैं, जैसे कि आपका आईफोन हो गया ये सब, या फिर हाई ब्रांडेड वॉचेस हो गई आपकी। तो ये क्या आपकी नेसेसिटी नहीं है बल्कि आपका स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। तो ऐसी जो डिमांड्स होती हैं, जो प्राइस हाई होने पर भी डिमांड भी हाई रहती है, ऐसे आर्टिकल्स को क्या बोला जाता है, वेवलेन इफेक्ट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 37 कंसिडर द फॉलोइंग फेज ऑफ ट्रेड साइकिल अकॉर्डिंग टू मेटेरियल टर्मिनोलॉजी, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लास्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। पहले नंबर पे आएगा थर्ड। ये जो आंसर है वो डिपेंड है मेटेरियल टर्मिनोलॉजी पर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने हैं। तो इसका आंसर है सी, 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, बोथ ए एंड बी। 39 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। अब तो इसके सारे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स अमाउंट टू अ सेल। सेकंड है रूल्स रिलेटिंग टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर डू नॉट अप्लाई विद रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर। तो इसका आंसर होगा ए, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। 14th है एल्जेब्रिक साइन प्लस एंड माइनस आर इग्नोर्ड इन। जो प्लस और माइनस के साइन होते हैं वो किस में इग्नोर किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं मीन डेविएशन में। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, अगर आपने मीन, मोड और मीडियन किए हैं तो आप इजीली इसका आंसर दे दोगे। तो इसका आंसर होगा ए, मीन डेविएशन के अंदर प्लस माइनस के साइन इग्नोर होते हैं, मतलब उनको लिखा नहीं जाता है, या फिर उनको हम क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। 41th हमारा क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग असेट्स एंड अरेंज देम इन द सीक्वेंस फ्रॉम इट फर्स्ट टू लास्ट ऑन फिक्स्ड बेसिस। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। 42nd जो क्वेश्चन है हमारा वो है स्टैचुरी ऑडिटर्स फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो स्टैचुरी ऑडिटर्स होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज में, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये होगा हमारा, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राइट। अब आ गया हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि डिमांड प्राइस पे है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पे ही डिपेंड है ये क्वेश्चन। तो जो इसमें ग्राफ दे रखा है आपको और उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो जो इसका ग्राफ है प्राइस एंड क्वांटिटी, जब हमारी प्राइस सेम रहे और क्वांटिटी भी हमारी सेम रहे तो क्या हो जाएगा, प्राइस हमारी कांस्टेंट है और हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज डिक्रीज हो, तो ये किसके अंदर आएगी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इसमें मैच करना है हमें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ए का एडमिशन का ओल्ड रेशो,
बी का रिटायरमेंट का होगा सेक्रीफाइस रेशो, रिवैल्यूएशन का होगा क्या होगा आपका इक्वल रेशो, नो पार्टनरशिप का होगा क्या गेन रेशो। तो हमारे जो 44 क्वेश्चन है उसका होगा बी आंसर। 45th क्वेश्चन है इन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसका आंसर होगा नेट सेल्स। मतलब जो हमारे डिपार्टमेंट अकाउंट के अंदर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आते हैं वो किसके बेसिस पे एलोकेट होते हैं, तो वो होते हैं नेट सेल्स के बेसिस पे एलोकेट इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड अरेंज दीज इन द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लास्ट एक्टिविटी। इसमें पूछा गया है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में है कौन सी ये सारी एक्टिविटीज को अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। तो सबसे पहले आएगा कस्टमर्स नीड, सेकंड नंबर पे आएगा कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स, थर्ड नंबर पे आएगा थर्ड जो कि हमारा सीरीज में ही दे रखा है प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंड फोर्थ एंड द लास्ट होगा एडिंग न्यू कस्टमर्स। 47th क्वेश्चन है इन केस ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स द बैलेंस ऑफ फोर फीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। इसमें बोला गया है कि जब हम री इशू करते हैं शेयर्स को तो जो हमारा फोर फीचर अकाउंट होता है वो किस में ट्रांसफ़र होता है, कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो इसका आंसर होगा आपका बी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट है 48th क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर इसका आंसर इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सब्सिडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी कंट्रोलिंग, क्योंकि मेन फंक्शन है मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग। इनोवेशन, डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन ये सारे क्या हैं सब्सिडरी फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 विच वन इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। तो इसमें पूछा गया है कि कैपिटल में से क्या डिडक्ट किया जाता है। तो ड्राइंग्स की जाती हैं, आपने अगर अकाउंट्स में पढ़ा हो तो ये 11th क्लास में ही हम पढ़ चुके होते हैं। नेक्स्ट 50 इसमें मैच करना है आपको। तो रिलेटिव इलास्टिसिटी होगी वो किससे मैच होगी, तो वो इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो इसका जो आंसर है वो होगा ए आपका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि होगा 51। तो जो हमारा 51 क्वेश्चन है उसमें भी मैच करना है हमें। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। आप देख लीजिएगा अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट ए का existence of objectives, a nature of management, multidisciplinary, principle of management का क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का होगा रिलेटिव, और डी मैनेजमेंट एज एन आर्ट एक्सप्रेस। 52 का आंसर है, इसमें भी मैच करना है। सबसे ज़्यादा अगर आपने नोटिस किया हो तो मैच करने को बहुत आए हैं, तो आपको क्या करना है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स में कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने 11th-12th की बुक्स को अच्छे से पढ़ के जाइए। अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो 100% में से अगर मैच वाले क्वेश्चंस आए हैं वो 50% 30 to 40% क्वेश्चन मैच वाले आए हैं। और जो हमारा सिलेबस आया है 11th-12th के सिलेबस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे इस पेपर के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 जिसका इसमें भी मैच देने के लिए बोला गया है, तो इसका आंसर बी होगा। आप देख लेना, ये सारी प्रिंसिपल्स और डेफिनेशंस पूछी गई हैं किसने दी, तो आप देख लेना। 53 विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंडियन बैंक। तो इसका आंसर होगा डी टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज ऑन 30/5/2025। तो ये इसका आंसर होगा। क्यों होगा कि इसमें पूछा गया है कि कौन सी चीज़ सही नहीं है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो सही नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। 54 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन द शॉर्ट रन विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर।
मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है मार्जिनल रेवेन्यू की। इसमें पूछा गया है कि कौन सा परफेक्ट, जब एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है शॉर्ट रन के लिए, तो जब उसका इक्विलिब्रियम कब होता है, जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है मार्जिनल रेवेन्यू की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 55th क्वेश्चन है, अरेंज दीज इन करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लास्ट। अर्लीस्ट टू लास्ट हमें इसको अरेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जिसमें पहले नंबर पे आएगा सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड नंबर पे आएगा आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड नंबर पे आएगा आपका पार्टनरशिप, और फोर्थ नंबर पे आएगा जॉइंट स्टॉक कंपनी, एंड द लास्ट 5th नंबर पर आएगा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मैंने एलैबोरेट किया हुआ है अपने शॉर्ट वीडियोज़ में, अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GAAP। तो इसका आंसर होगा ए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। 57th, टीमिंग एंड लीडिंग इज अ फ्रॉडुलेंट प्रोसेस यूजुअली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पूछा गया है जो टीमिंग एंड लीडिंग हैं वो क्या हैं, फ्रॉडुलेंट प्रोसेस हैं, तो कौन कौन से इनसे एसोसिएट हैं। तो इसका आंसर होगा बी, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल टू कवर अप अ शॉर्टेज ऑफ कैश। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 58, हु हैज़ प्रोपाउंड did the principle of organization structure aspirate DCOPS। तो इसका आंसर होगा ए, फेयोल। नेक्स्ट है 59, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसका आंसर होगा बी, CIVIL। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो प्रिंसिपल्स हैं दो ने दी हुई हैं, फेयोल और टेलर। तो जो टेलर हैं उन्होंने दी हैं 4 दी हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और 4 दी हैं टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। जो फेयोल हैं इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियोज़ में की करवाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बिजनेस स्टडीज़ की क्लास है जो कि बहुत ही अच्छे से मैंने इजी एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया है सारा जितना भी आपका सिलेबस था, और ये वाला जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए उसमें से क्वेश्चन इसमें भी बना है क्योंकि फ्यूल का पूछा गया है, और मैंने फ्यूल के प्रिंसिपल्स करवाए हैं 1 बाय 1 बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ, और विद एग्जांपल्स करवाए हैं, और टेलर के भी करवाए हैं। तो प्लीज़ देखना क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस ज़रूर आता है, चाहे वो TGT हो, PGT हो, या आपका UGC नेट हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो कॉमर्स से रिलेटेड, उसमें ये क्वेश्चंस आते ही हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग व्हेन R&S आर पार्टनर शेयरिंग, तो हम ऊपर देख लेंगे, यहाँ है हमारा 60 में, वी R&S आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 7:3। T joins the firms as a new partner and taken 2/7 from R and 1/7 1/7 from S। तो फर्स्ट पॉइंट है। तो ये सारा क्वेश्चन क्या है आपका, कैलकुलेशन का है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि अकाउंट्स का प्रिंसिपल चैप्टर से आया हुआ है, तो आप प्लीज़ इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर बी होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अगर सॉल्व भी नहीं करो तो भी मतलब 1 लाइन में भी दे सकते हो, बट सॉल्व ही कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको ऑप्शन नहीं दिए होंगे, सारे डायरेक्ट ये दे दिया हो, तो इसे एक बार सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन हमारा जो कि मैथ्स के लिए दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज और कॉजेज ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इसका स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, ये क्या हो जाएंगी, हमारी कॉजेज हो जाएंगी किसके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। तो हमारा आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। 63 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है ईयर वाइज, या फिर जो उनका एकदम ऑर्डर में बताए गए हैं चीज़ें।
तो ये क्या है, ये सारी प्रिंसिपल्स हैं जो कि किसने दी हैं, ये प्रिंसिपल्स दी हैं आपके फ्योल ने, या फिर हम बोल सकते हैं इनको, अगर मैं अरेंज करूं तो इसका आंसर होगा बी। पहले पे आएगा थर्ड, फोर्थ, सेकंड एंड देन लास्ट फर्स्ट। तो हमारा आंसर हो गया बी, किसका, 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो इसका आंसर होगा ए, बोथ 1 एंड 2। तो क्या है, इसमें कंसिडर करना था हमें स्टेटमेंट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए कि ऑल कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसी कंडीशन रहती है। तो ऑल सेलर एंड बायर्स हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द कंडीशन ऑफ द मार्केट, तो सही है ये। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, मतलब जो सेंटेंस दिया है या फिर कह सकते हैं स्टेटमेंट दिया है वो दिया गया है, दे आर अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स इन द मार्केट। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर होगा ए, बोथ 1 एंड 2। 65th क्वेश्चन है, मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो ये जो स्टेटमेंट है मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग, तो वो ये किसने दिया है, तो ये दिया है आर सी डेविस ने, तो इसका आंसर होगा सी। 66th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। इसमें पूछा गया है कि जो सबसे ज़्यादा प्रमोट करती है या सबसे ज़्यादा क्रेडिट या लोन देती है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर को, तो वो कौन सी बैंक है, तो वो है, आप जैसा कि आप सभी जानते होंगे, दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन इन दिस पेपर, तो इसका आंसर है नाबार्ड। 67th है, ट्रायल वैलेंस सोज, तो इसका आंसर होगा ए, मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी दिखाता है कौन, ट्रायल वैलेंस, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है हमारा, इन अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी मनी डज नॉट एसेंशियल परफॉर्म्स। पहला है प्राइस मैकेनिज्म, तो इसका आंसर प्राइस मैकेनिज्म है, ए है। 69th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लाइन स्ट्रक्चर एंड लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लाइन स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है कि कौन से जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं वो लाइन स्ट्रक्चर और लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर में फॉलो करते हैं। तो इसमें पहला दे रखा है, लाइन मैनेजर डायरेक्ट अदर इंडिविजुअल, लाइन एंड स्टाफ मैनेजर असिस्ट एंड एडवाइजेस। तो इसके जो आंसर होगा इसका बी होगा, बोथ 1 एंड 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है 70th। तो इसमें पूछा गया है, द एवरेज मार्क ऑफ 100 स्टूडेंट्स व 40 लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 53 वाज मिसरीड एज 83 अकॉर्डिंग टू द करेक्ट मार्क्स द करेक्ट एवरेज मार्क्स विल बी। तो इसका हम सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर इसका आएगा बी, 39.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, आप इसको सॉल्व करके देखना। तो जो इसका आंसर, पहले मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। 71 क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स with capital of 26,000 and 22,000 respectively. They admit C as a partner with 1/4 share. C bring 26,000 as his share of capital. C's share of goodwill will be। तो इसमें पूछा गया है कि ए और बी पार्टनर हैं जो कि अपनी कैपिटल 26 और 22,000 लेके आते हैं, फिर इसके बाद ये एडमिट करते हैं सी पार्टनर को जो कि अपना 1/4 शेयर लेके आता है। तो जो सी आता है वो कितनी कैपिटल लेके आता है, 26,000 लेके आता है अपने कैपिटल। तो आप बताइए कि जो सी की जो शेयर है उसकी गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा डी, 7,500। 72 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज कंसिडर्ड एज अ मिथ। तो इसका जो आंसर होगा वो इसमें पूछा गया है कि क्या कौन सा स्टेटमेंट है या कॉन्सेप्ट है जो कि मिथ है। तो इसका आंसर होगा सी, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन कभी पॉसिबल ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो ये क्या है, मिथ है। ये सारी आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी बुक से, तभी आप इनको इजीली आंसर कर सकोगे।
मैं एक शॉर्ट तरीके से आपको आंसर बता रही हूँ, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, अपनी बुक्स खोलनी पड़ेंगी, तभी आप किसी भी पेपर को क्लियर कर पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप पीजीटी दे रहे हो या यूजीसी नेट दे रहे हो या फिर एलटी ग्रेड टीचिंग या टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेरा सजेशन रहेगा या आप कह लो मेरी एडवाइस रहेगी, वो ये रहेगी कि प्लीज़ 11th और 12th की बुक्स पढ़िए, तभी आपका पेपर क्लियर होगा, चांसेस बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ उन्हीं को पढ़िए, बाकी बुक्स को भी पढ़िए, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो हमारा कोर जो बेसिक चीज़ें हम सीख के चलते हैं वो अपनी 11th-12th क्लास से सीख के चलते हैं। तो प्लीज़ उन्हें पढ़िए ठीक से, देन आप और बुक्स लीजिए, आगे का और इम्प्रूव करिए और अपने सोर्सेज बढ़ाइए और अपना जो डेटा है और बढ़ा सकते हैं। बट 11th-12th मस्ट बाय दिस बुक्स एंड प्लीज़ रीड एंड लर्न। 73rd क्वेश्चन है हमारा, वो है a person who represents himself to the outside world in the form of a partner by his behavior but has no actual share in the firm called as, इसका आंसर होगा ए पार्टनर, वाई होल्डिंग आउट। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये 11th बिजनेस स्टडीज में दिए गए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा है कि प्लीज़ 11th-12th की बुक्स पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसका आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75th, जिसमें पूछा गया है कैटलॉग्स, स्पॉन्सर्ड इवेंट्स एंड डिजिटल मीडिया प्रेजेंस आर क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट एक्टिविटीज। तो जो स्पॉन्सरशिप होती है या फिर डिजिटल मीडिया होता है, ये किससे रिलेटेड होता है, किस टाइप की मार्केट एक्टिविटीज से होता है? प्रमोशन से होता है। आजकल आप जैसा कि देख सकते हो, स्पॉन्सरशिप किस लिए की जाती है, किसी भी इवेंट की, या मीडिया जो घूमता है, डिजिटल मीडिया जो पेड प्रमोशन किया, प्रमोशन उसी में छिपा हुआ है कि प्रमोशन किया जा रहा है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, कोई इंसान हो, कोई सेलिब्रिटी हो, XYZ कोई हो। तो ऐसी जिसमें भी प्रोसीजर्स होंगे, जो भी एक्टिविटीज इस तरह की होंगी, वो क्या होगा? प्रमोशन हो। 76 क्वेश्चन है, ग्रेशम्स लॉ स्पेसिफाइड दैट, इसका आंसर है बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। 77 क्वेश्चन है, इसमें भी मैच करना है आपको, तो इसका आंसर होगा सी, पार्टनरशिप एक्ट 1930, कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो हमारा है वो करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सारे करेक्टली मैच है। 78 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन, तो इसका आंसर होगा बैलेंस शीट। क्या रिप्रेजेंट करता है? असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स कैपिटल। 79th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड फॉर्मूला इज करेक्ट, तो इसका होगा मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मिनी, राइट। अब हमारे नेक्स्ट जो 80 क्वेश्चन होने वाला है वो रहेगा हमारा कौन सा? ये है हमारा क्वेश्चन 80 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द ब्रांच ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इसमें पूछना है कि जो हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या इंक्लूड नहीं करती, कौन सी ब्रांच नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी वो किस पे डिपेंड थी? ब्यूरोक्रेसी पे थी, मैनेजमेंट प्रोसेस थी, सिस्टम अप्रोच पे थी, ये बाद में आई साइंटिफिक मैनेजमेंट। 81 जो हमारा आंसर है इसमें 80 का, वो ए रहेगा। 81 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन आया है वो आया है आपका NCERT 11th क्लास की NCERT बुक से आया है ये क्वेश्चन। आप नॉर्मली भी जानते होगे, बट NCERT बुक्स भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन है बी आपका, मीज़र ऑफ वैल्यू। 82 क्वेश्चन है जो कि आपका कैलकुलेशन का रहेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो आपने सॉल्व करना है। तो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, एक बार आप सॉल्व करके खुद से देख लेना। Mr. A purchased a machine costing 10,000 for 50,000 on hire purchase system. The amount of is payable in 3 equal installments of 5,000 each. The amount of interest payable at first installment would be। इसमें पूछा गया है कि मिस्टर ए है जिसने एक मशीन जो कॉस्ट थी उसकी 10,000, उसने कितने की ली है? 15,000 की ली है, हायर की है, हायर परचेस सिस्टम पे। तो उसने क्या, हायर परचेस सिस्टम का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट में खरीदी है। तो जो उसके 3 इक्वल उसने इंस्टॉलमेंट्स बनाए हैं जो कि उसको 5-5 हज़ार में पे करने हैं।
तो आप बताइए कि जो इसका इंटरेस्ट अमाउंट है उसको वो कितना पे करना है, तो वो आएगा आपका आंसर सी 1250। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन जो कि है अ रिसर्च स्कॉलर इवेल्युएट्स एग्रीकल्चर वर्क इन अ विलेज, दिस इवेल्यूएशन इज बेस्ड ऑन। स्कॉलर है, रिसर्च स्कॉलर है, वो क्या कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है आपके एग्रीकल्चर वर्क को, किसमें, विलेज में। तो ये कैसा डेटा होगा, ये क्या होगा, प्राइमरी, क्योंकि एग्रीकल्चर से कनेक्ट कर रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किस में आता है, प्राइमरी डिपार्टमेंट में आता है, तो क्या हो गया, प्राइमरी डेटा हो गया। सेकेंडरी डेटा कैसे हो गया, क्योंकि वो क्या है, रिसर्च स्कॉलर है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा सी होगा, बोथ ए एंड बी। 84th क्वेश्चन, अ प्लेन इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। स्टेटमेंट्स आए हैं, ये सारे बुक्स पढ़ी होंगी तभी आएंगे, अदरवाइज आप किसी भी कीमत पे इसे नहीं कर सकते। अगर तुक्का लगाओगे तो वो 99% चांसेस हैं आपके कि गलत होगा, क्योंकि आप तुक्का भी तभी लगा सकते हो सही जब आपने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हो, उसके आसपास का ही पढ़ा हो कुछ, तभी तुक्का फिट बैठेगा। अगर आप सोच रहे हो कि तुक्का लगेगा तो तुक्का आपका गलत जाएगा। अगर आप बुक्स पढ़ी होंगी आपने तो आप तुक्का लगा सकते हो, अदरवाइज तुक्का भी फेल हो जाएगा अगर आपने बुक्स नहीं पढ़े हैं तो। इसके बहुत चांसेस हैं कि गलत ही होगा, तो आपको बुक्स पढ़नी है। मनी, इसमें आ गया 85th का, मनी इज, मनी क्या है, अ मीन्स है एन एंड, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। 86, ये क्वेश्चन भी आपका 11th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की बुक से आया है। 86th क्वेश्चन, एन ऑडिटर शुड नॉट बी सस्पिशियस हुआ, ठीक है, इसका आंसर होगा ए। 87th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू स्टैचुरी प्रोपोर्शन ऑफ हायर परचेज प्राइस ऑफ गुड्स। ये सारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है पूरा क्या है आपका कैलकुलेशन बेस्ड है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं अगर इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर है सी, नाइदर 1 और नॉर 2, कोई भी इसका सही स्टेटमेंट नहीं है। 88 क्वेश्चन है, डैश इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है जीडीपी। 89 क्वेश्चन, ये भी मैच करने को दिए गए हैं, अगर मैं इसका आंसर बोलूं तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, आंसर सी, मतलब फादर ऑफ स्टैटिक्स किसे कहा जाता है, गॉटफ्रीड एंकबॉल। और बी क्या है हमारा, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ अकाउंटिंग, ये किससे मैच होगा, ये होगा हमारा ए एल वोवले, वाउली होगा, ए एल वाउली। सी हमारा स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज, तो इसका आंसर होगा ए एल वॉडिंगटन। डी है स्टैटिस्टिक्स इज टू मेक वाइज डिसीजन इन अनसर्टेनिटी, तो इसका आंसर होगा आपका वॉलिस एंड रॉबर्ट्स। तो आंसर आपका जो 89 का है वो है सी, ठीक है। अब हमारा आ गया 19th क्वेश्चन, तो 19th क्वेश्चन में पूछा गया है, ए लिमिटेड इश्यूड अ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स एंड pro rata allotment was made on the application of 2400 shares. If X has been allotted 40 shares, how many shares he must applied for? ये पूरा जो हमारा क्वेश्चन है वो डिवेंचर और शेयर से रिलेटेड है, इक्विटी शेयर और हमारे डिवेंचर होल्डर्स से रिलेटेड है, जो कि 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। अगर मैं 1 लाइन में इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर ए होगा, जो कि है 48। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब आएगा हमारा 91 क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अ वर्ड पोस्टकॉर्प वॉज फॉर्म फॉर 7 मैनेजमेंट फंक्शन वाई, किसने दिया है ये, तो ये दिया है ए, लूथर गुलिक, इसका आंसर होगा 91 का ए, लूथर गुलिक। 92, in which of the following plan period the actual growth rate of national income was higher than the targeted growth rate, इसमें पूछा गया है कि कौन सी, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी या कौन से 5 ईयर प्लान थे जिसमें क्या हुआ था, जो हमारी ग्रोथ रेट थी इनकम की वो हायर गई थी टारगेट ग्रोथ रेट से, तो वो थी हमारी फर्स्ट प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था ये, तो इसका आंसर होगा बी।
93. In the hire purchase system on the date of agreement, hire buyer gets the, तो जो इसका आंसर है वो रहेगा बी, बोथ ए एंड बी। इसमें पूछा गया है जो हायर परचेस सिस्टम होता है वो जो एग्रीमेंट होता है वो क्या करता है, प्रोसेसन ऑन असेट्स राइट टू यूज ऑफ, क्या होता है उसको प्रोसेसन रहता है असेट के ऊपर और राइट भी रहता है असेट को यूज़ करने का। किसमें, हायर परचेस सिस्टम है। हायर परचेस सिस्टम के अंदर ये चीज़ें रहती हैं जो कि हम इंस्टॉलमेंट्स में कोई चीज़ बाई करते हैं। 94th क्वेश्चन, तो 94th क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। इसके स्टेटमेंट हैं, उत्तर प्रदेश हैज़ रैंक्ड सेकंड इन इंडिया फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सेकंड है द वर्ल्ड बैंक कंडक्ट्स द ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस रैंकिंग्स। तो इसका आंसर होगा ओनली 2, जो हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड। 95, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY बोल सकते हैं। तो PMMY से कौन सी रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें पहला स्टेटमेंट दे रखा है PMMY फैसिलिटेट माइक्रो क्रेडिट अप टू 20 लाख। सेकंड स्टेटमेंट है वाई मार्च 2025 अबाउट 70% ऑफ द बेनिफिशियरीज आर वुमेन इन इंडिया। तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, जो कि एकदम सही आंसर है। तो 95 का जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96, अ मशीन वॉज परचेज फॉर 2000 बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, इट इज़ अ, क्या हुआ कि हमने कोई मशीन परचेज की लेकिन वो डेबिट किस में हो गई है, परचेज अकाउंट में। तो क्या होगा, ये इसे हम क्या कहेंगे, तो ये होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। आंसर होगा इसका ए। 97th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू रेफरेंस शेयर। इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो शेयर के प्रेफरेंस में नहीं सही है। तो इसका आंसर होगा आपका ए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कास्ट वोट इन एवरी कंडीशन। तो अगर मैं बता दूं जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको राइट नहीं होता है वोट देने का, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। तो इसीलिए हमारा ये आंसर सही है, क्योंकि इसमें नॉट लिखा हुआ है कि नॉट करेक्ट बताना है। और इसमें क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर कास्ट वोट इन एवरी कंडीशन, बट वो दे नहीं पाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98, विच इज़ द क्लास इंटरवल इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें पूछा गया है क्या है हमारा क्लास इंटरवल, ये भी हमारा इकोनॉमिक्स का या स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बी, 10। हु सेड, 99 क्वेश्चन है, हु सेड कंट्रोल इज नॉर्मेटिव एंड इज कंसर्न विद दैट मैनेजमेंट टू बी। ये किसने कहा कि कंट्रोल इज नॉर्मेटिव एंड इज कंसर्न विद वॉट मैनेजमेंट टू बी। तो ये डगलस एस शेरविन ने कहा है, तो इसका आंसर होगा ए, 99 का आंसर ए। 100 क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद 20 और क्वेश्चन हैं, क्योंकि कॉमर्स वाले सेक्शन में कितने आए हमारे, 120 क्वेश्चन आए। तो 100 क्वेश्चन भी मैथ से रिलेटेड है, तो इसका आंसर सी होगा इसमें, क्योंकि नॉट करेक्टली पूछा है, तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो नॉट करेक्टली है। तो दी थियरी असिस्ट पॉपुलेशन टू बी डबल इन एवरी 30 ईयर्स, तो ये गलत है, इसीलिए ये सही है, क्योंकि उसमें नॉट करेक्टली पूछा है। तो इसका 100 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। 101 क्वेश्चन हमारा 101, विच ऑफ द फॉलोइंग RBI ऐप हेल्प्स विजुअली चैलेंज्ड पीपल टू आइडेंटिफाई द डेनोमिनेशन ऑफ करेंसी। तो इसका आंसर होगा मनी, सी आंसर होगा। इसमें बताया गया है कि जो RBI है उसने कौन सा एप्लीकेशन किया है जो कि विजुअली चैलेंज पीपल के लिए तैयार किया है अपने करेंसी को डिनोमिनेशन करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो है मनी, MANI। इसका आंसर होगा सही आंसर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रहेगा 102, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नॉट करेक्टली। इसमें पूछा गया है कि टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दे रखे हैं इसमें से कौन सा गलत मैच हो रहा है। तो टेलर ज्वाइन कंपनी एज अ वर्कर,
लेटर बिकम सुपरवाइजर, ये है। दूसरा है तो इसका जो आंसर अगर मैं बता दूं एक लाइन में, वो होगा एसेंशियली कंसर्न्ड एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। बट जो टेलर हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस पे दिया गया और ऑल ओवर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे कहा है, ऑल लेवल्स पे ध्यान दिया है टेलर ने, ना कि ओनली ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। तो इसीलिए ये गलत है, क्योंकि गलत ही इसमें पूछा है, तो आंसर हमारा बी होगा। और जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट, मैंने बहुत ही अच्छे से तरीके से आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसकी मैंने क्लास अपलोड की हुई है अपने इसी चैनल पे, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूँगी अपनी क्लासेस की, तो प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर मेरी क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेंगी आपके लिए। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कोई भी क्लास में कवर नहीं कराती हैं, कोई भी टीचर नहीं करवाते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में कवर नहीं करवाए जाते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं चीज़ों को छोड़ देते हैं टीचर, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। और आप देखना कि मैंने अपनी क्लासेस में जो टॉपिक्स करवाए हैं वो वही करवाए हैं, उनसे ही रिलेटेड करवाए हैं जो आजकल क्वेश्चन पेपर्स में उस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या हमारा टीजीटी पीजीटी हो, या यूजीसी नेट हो। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं कॉमर्स में, तो मैंने उन्हीं पे ध्यान दिया है। अगर जीएस की बात करूं तो मैंने अदर जैसे कि पॉलिटी है, हिस्ट्री है, उनको भी पढ़ाया हुआ है। अगर आपको क्लास लेनी है तो प्लीज़ आप ले लीजिएगा, मैंने सारे अपने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और आगे भी मैं करूँगी। अगर कोई भी मेरे रिलेटेड आपका जो टॉपिक है, या फिर आप जो सब्जेक्ट या कोई टॉपिक अलग से पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसका कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ। तो ठीक है, ये बात हमारी यहाँ ख़त्म होती है, बट हमारे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं तो हम उनको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। तो इसमें पूछा गया है, उत्तर प्रदेश ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड वॉज फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। इसमें पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड है वो कब फॉर्म किया गया, किस ईयर में, तो इसका आंसर होगा डी, 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, इन द हायर परचेज सिस्टम टिल द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट द ओनर ऑफ गुड इज वेंडर। वेंडर कहला जाएगा जब तक कि उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई है, या उसकी लास्ट पेमेंट जब तक पे होगी उसको क्या बोला जाएगा, वेंडर कहा जाएगा, जो ओनर है गुड का। तो आंसर इसका 104 का बी होगा, वेंडर। 105, अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर। तो इसका आंसर होगा कंपनीज एक्ट 1956। तो इसमें पूछा गया है जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो किसके अंडर रजिस्टर होती है, किस एक्ट के अंदर, तो इसका आंसर होगा आपका कंपनीज एक्ट 1956। बट सॉरी, इसका आंसर कंपनीज एक्ट 1956 नहीं होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, वो गलती से हो गया, प्लीज़ उसको माइंड मत करना। इसका सही आंसर ए है, देयर इज़ नो एक्ट, वो टिक लगा हुआ था तो गलती से हो गया, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं 106 पे। 106 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एसेंशियल ऑफ गुड मनी। तो इसका आंसर जो है वो है डी, मस्ट बी इंडिपेंडेंट मीजर ऑफ वैल्यू। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल्स बिलो द मिनिमम लिमिट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स शैल बिकम अनलिमिटेड। कितने मंथ्स के लिए कितनी जो लायबिलिटी है मेंबर्स की बढ़ जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, तो वो होगी 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 108वां, अकॉर्डिंग टू ऑडिटिंग मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच पूछा है तो पहला ही हमारा आंसर होगा इंटरिम ऑडिट इक्वल डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रेड डिविडेंड। तो ये ऑप्शन गलत है, जो कि गलत ही पूछा है, तो इसलिए हमारा आंसर भी यही बनेगा। तो 108 का आंसर है ए, एंट्रिम ऑडिट। शॉर्ट 109वां क्वेश्चन है, शॉर्ट वर्किंग्स रिकवरेबल इन फ्यूचर आर सोन इन द डैश। या फिर इसका जो शॉर्ट वर्किंग्स रिकवरेबल होते हैं वो फ्यूचर के, वो किस में शो किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं आपके बैलेंस शीट के अंदर।
110 क्वेश्चन यानी कि 110वां क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू फ्यूल्स कंट्रीब्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच। फ्यूल प्रोसेस कंसिस्ट एलिमेंट्स आर 5, ये एकदम सही है। 5 जो एलिमेंट्स हैं उनको कंसिस्ट करते हैं फ्यूल। सेकेंड है फ्यूल्स फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क, तो ये भी सही है। जो फ्यूल का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ है वो है डिवीजन ऑफ वर्क, तो ये सही है। क्योंकि इसमें गलत पूछा है इसलिए हमें सही तो नहीं लगाने, हमें जो गलत है वो ढूंढना है, वही हमारा आंसर होगा। फ्यूल्स पर्सपेक्टिव इज सो फ्लोर लेवल, तो ऐसा नहीं था। इनका हाई लेवल जो मल्टी नेशनल कंपनीज थी, बड़े बिजनेसेस थे, उनका था इनका फ्यूल का, तो ये हमारा गलत है, इसीलिए ये सही होगा। फ्यूल के प्रिंसिपल्स कितने थे? 14 थे, जो कि मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसी टॉपिक से रिलेटेड पहले हम 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और मैंने फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मैंने अपनी क्लास में ये जो फ्यूल्स प्रिंसिपल हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, प्लीज़ उन्हें लीजिएगा। तो नेक्स्ट है हमारा 111वां क्वेश्चन, ये भी मैथ से है। तो आपने देख लिए होंगे, मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारे, अगर मैं 100% में से आपको अमाउंट बताऊं, परसेंटेज बताऊं, जो मैथ्स क्वेश्चंस की आई है वो रही है 30 to 40% क्वेश्चंस हमारे मैथ्स के रहे हैं कॉमर्स सेक्शन के अंदर। तो इसका जो आंसर होगा 111वें का आंसर होगा बी, जो कि ए नेट बैंकिंग किससे रिलेट करेगा? फोर्थ बैंक्स वेबसाइट। बी मोबाइल बैंकिंग किससे करेगा? बैंक्स मोबाइल ऐप। एटीएम किससे कनेक्ट करेगा? विड्रॉल ऑफ कैश। डेबिट क्रेडिट किससे कनेक्ट करेगा? ऑनलाइन परचेज। देखो सिंपल सी बात है, नेट बैंकिंग किससे रिलेटेड होगी? आपकी बैंक्स वेबसाइट से। नेट बैंकिंग किस में होती है? बैंक वेबसाइट से ही तो होती है। मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है? आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो? बैंक्स मोबाइल ऐप में खोलते हो। एटीएम क्या होता है? हम विड्रॉ करते हैं कैश को। डेबिट क्रेडिट क्या होता है? ऑनलाइन परचेज करते हैं किसी चीज़ को। तो 111वें का आंसर होगा बी। अब आ गया हमारा 112वां क्वेश्चन। तो इसमें भी देखो मैथ्स वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके इसको। तो इसका आंसर में जो इसका सही आंसर है वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113वां। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से रिलेटेड कौन से जो स्टेटमेंट हैं, दोनों में से दोनों सही हैं गलत हैं, ये आपको बताना है। इट कैन प्रोवाइड बेस ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड, द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन इज कॉल्ड बुक कीपिंग। तो इसके जो दोनों ही ऑप्शन एकदम सही हैं, तो आंसर हमारा ए होगा, बोथ 1 and 2। 114वां क्वेश्चन है द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर असेंडिंग ऑर्डर क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 35। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द नेक्स्ट क्लास इंटरवल विल बी। इसमें बोला गया है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो इंटरवल कितने की इक्वल है? 35 की है। तो अगला कब होगा? कितने में होगा? लेस देन 35 होगा या 35 होगा? 35 तो हो ही चुका, तो क्या होगा? मोर देन 35 होगा या मोर देन 35 होगा। तो इसका 114वें का आंसर होगा सी। इसमें 115वां स्केलर चेन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इसका आंसर है हेनरी फ्योल। स्केलर चेन प्रिंसिपल दे रखी है आपकी, 14 प्रिंसिपल में से ही एक है स्केलर चेन, तो इसका आंसर क्या होगा? हेनरी फ्योल। तो बी इसका आंसर है। 116वां द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन मोनोपोली इज पी ग्रेटर देन एम सी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू। तो इसका आंसर होगा सी। ये हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 117वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जो ऐसा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रॉफिटेबल या एडवांटेजियस नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए? तो वो रहेगा हमारा बी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होती है? हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो सिंगल ओनर होता है। 118वां क्वेश्चन देखो, ये भी हमारा क्या आ गया? मैथ्स। ये कम से कम हमारा होगा 15वां या 16वां क्वेश्चन ऐसा होगा, या हो सकता है 20वां क्वेश्चन हो जो कि मैथ्स का आया है, सबसे ज़्यादा आया है। तो प्रिंसिपल्स और सेंटेंसेस को आप अच्छे से बुक्स पढ़ोगे तभी ये आंसर्स कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो ये पॉज करके आप आंसर देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मैं एक एक को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूँगी। तो
तो 118वें का जो आंसर रहेगा हमारा बी रहेगा। 119वें का जो ई बैंकिंग बिजनेस इज एसेंशियली रेगुलेटेड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अंडर विच पर्सनल सिग्नेचर इज रिप्लेस्ड बाय, तो इसका आंसर होगा डी इनक्रिप्टेड सिग्नेचर, सॉरी इसका आंसर होगा डिजिटल सिग्नेचर। ई बैंकिंग में क्या हो गया है, डिजिटल सिग्नेचर ही तो होगा क्योंकि वो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो 119 का आंसर होगा ए डिजिटल सिग्नेचर। 120 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये सारा एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल है, अकाउंट्स का है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा सी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें पूछा गया है कि जब रिटायरमेंट होता है किसी भी पार्टनर का तो जो लॉस या प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट और लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो उसको ऑल पार्टनर्स के बीच में किस कैपिटल अकाउंट में बांटा जाता है, तो हम बता सकते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके जाना।